So chapter 7, it is about techniques which are available in the estimation. Let me show you इस chapter का नाम क्या है. इस chapter का नाम है count, compute and judge. ठीक है, तीन चीजें हैं जो कि तीनों टेक्निक्स हैं बेसिकली एस्टिमेशन की. काउंट, कंप्यूट एंड जज. ठीक है, सो काउंट, कंप्यूट और जज कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? काउंट अप्लाई कर सकते हैं इन व्हाट इज एस्टिमेटेड, साइज को एस्टिमेट करते हुए या फीचर्स को एस्टिमेट करते हुए हम लोग काउंट टेक्निक को यूज कर सकते हैं. साइज कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर ये टेक्निक अप्लाई हो सकती है? स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई हो सकती है ये टेक्निक. ठीक है, काउंट की. डेवलपमेंट स्टेजेस, कौन सी स्टेज पे इसको अप्लाई कर सकते हैं? अर्ली स्टेज में या लेट स्टेज में अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और आइटरेटिव और सीक्वेंशियल दोनों प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई हो सकती है ये टेक्निक. और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है इसकी, मतलब इट्स वेरी गुड टेक्निक. ठीक है, दिस टेक्निक इज बेटर देन द अदर टेक्निक्स. कंप्यूट टेक्निक, कंप्यूट टेक्निक जो है इट इज इसमें हम लोग साइज कंप्यूट करते हैं. ठीक है, और ये कंप्यूट जो है दिस इज अनदर टेक्निक. ये साइज को भी कंप्यूट कर सकता है, यानी कि एस्टिमेट साइज भी कर सकते हैं, एफर्ट भी कंप्यूट कर सकते हैं, शेड्यूल भी कंप्यूट कर सकते हैं और फीचर्स भी कंप्यूट कर सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटेशन में वी कैन अप्लाई कंप्यूट ऑन द इन ऑल दीज फोर काइंड ऑफ थिंग्स जिनको हम कंप्यूट कर सकते हैं. स्मॉल, मीडियम, लार्ज प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये टेक्निक अप्लाई हो सकती है. ठीक है, और ये टेक्निक अप्लाई होगी अर्ली और मिडिल फेज के अंदर. ठीक है, लेट फेज में हम लोग कंप्यूट नहीं करते. आइटरेटिव फेजेस में, आइटरेटिव और सिक्वेंशियल प्रोजेक्ट दोनों पे ये टेक्निक अप्लाई हो सकती है. और एक्यूरेसी इसकी भी बहुत अच्छी है. ठीक है, इट्स गुड, बेटर कि आप काउंट और कंप्यूट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ आते हैं कि काउंट है क्या असल में, व्हाट इज काउंट. ठीक है, तो काउंट क्या है? सबसे पहले कहता है काउंट फर्स्ट, मतलब पहले काउंट करें. क्या काउंट करें? कहता है वी शुड अवॉइड डूइंग थिंग्स दैट वी ट्रेडिशनली थिंक ऑफ एस्टिमेटिंग. इफ यू कैन काउंट द आंसर डायरेक्टली, डू दैट फर्स्ट. डेटा शोज दैट दिस प्रोड्यूसेस द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स. ठीक है, तो कहते हैं कि जो चीज आप काउंट कर सकते हैं ना प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो काउंट कर ले. पहले सबसे पहले वो काउंट करें. डोंट गो फॉर द कंप्यूटेशंस, यानी कि उसके ऊपर कोई टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई मैथमेटिक्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अगर कोई चीज काउंट हो पा रही है ना, डायरेक्टली काउंट हो पा रही. काउंट का मतलब होता है जैसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 ऐसे, कोई भी काउंटिंग कर सकते हो ना चीज प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो काउंट कर ले. सो काउंट इफ इट ऑल पॉसिबल. सो जो काउंट, जो चीज पॉसिबल हो वो काउंट करें. कंप्यूट व्हेन यू कैन नॉट काउंट, कंप्यूटेशन तब करें, यानी कि कैलकुलेशन तब परफॉर्म करें जब आप काउंटिंग ना कर सकें. ठीक है, उसके बाद यूज जजमेंट अलोन ओनली एज लास्ट रिसोर्ट. जजमेंट सिर्फ और सिर्फ आखिर में करनी चाहिए, जब आपके पास काउंटिंग पॉसिबल ना हो और कंप्यूटेशन पॉसिबल ना हो, तो फिर आप जजमेंट करें. ठीक है, तो काउंट क्या कर सकते हैं इसके ऊपर आते हैं. काउंट हम ये कर सकते हैं जैसे अर्ली फेज में प्रोजेक्ट के. अर्ली फेज का मतलब होता है रिक्वायरमेंट वाला फेज, इनिशियल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट. तो उसमें क्या काउंट कर सकते हैं? जैसे कि रिक्वायरमेंट्स को काउंट कर सकते हैं. रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3, काउंट करके लिखें रिक्वायरमेंट्स और उनको नंबर देते जाएं. फीचर्स को, फीचर जैसे लॉगिन का फीचर, रजिस्ट्रेशन का फीचर, फॉरगॉट पासवर्ड का फीचर, इसी तरह से जो जो फीचर्स आप काउंट कर सकते हैं, जस्ट राइट देम 1 2 3 करके काउंटिंग कर लें इसकी. यूज केसेस, अगर आपके पास यूज केसेस मौजूद है, जैसे आपने डायग्राम्स देखे होंगे यूज केसेस के, लॉगिन का यूज केस, रजिस्ट्रेशन का यूज केस, डिलीट का यूज केस, एडिट का यूज केस, इसी तरह से आपके पास फाइल अपलोड का यूज केस, फाइल डाउनलोड का यूज केसेस जो काउंट कर सकते हो, जस्ट काउंट देम. इसी तरह से स्टोरीज, स्टोरीज रिक्वायरमेंट्स को ही कहा जाता है इन द एजाइल मेथोडोलॉजी. तो स्टोरीज रिक्वायरमेंट्स ही हैं, तो जो स्टोरीज काउंट कर सकते हो वो रिक्वायरमेंट्स की काउंट कर लें स्टोरीज. तो काउंटिंग क्या चीज है? आपको आइडिया हुआ होगा थोड़ा सा कि काउंट का मतलब है कि जो चीज काउंट हो सकती है 1 2 3 4 5 करके, जो चीजें हम नंबरिंग में काउंट कर सकते हैं, जस्ट काउंट देम. उनको लिख लें अपने पास के. रिक्वायरमेंट्स मेरे पास 10 है, या रिक्वायरमेंट मेरे पास 100 है, फीचर्स मेरे पास 50 हैं, या फीचर्स मेरे पास 20 हैं, जितने भी हैं जस्ट काउंट देम. मिडिल, मिडिल फेज में आप क्या काउंट कर सकते हैं? फंक्शन पॉइंट्स को काउंट कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने सीखा भी है फंक्शन पॉइंट की कैलकुलेशन. तो मिडिल फेज के ऊपर हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं कि कितने फंक्शन पॉइंट हमने बना लें. जस्ट काउंट दें 1 2 3 4 5, जस्ट डू इट, काउंट इट.
चेंज रिक्वेस्ट, कितनी चेंजेस हमें कही है क्लाइंट ने, उनको काउंट करें। वेब पेजेस कितने हैं, ठीक है, अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके अंदर जो स्क्रीन है, जस्ट काउंट देम, कितनी स्क्रीन बनानी है। रिपोर्ट्स कितनी है, मतलब प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट्स या यूजर को दिखाने के लिए रिपोर्ट्स, तो वो जस्ट काउंट करें कितनी रिपोर्ट्स है। डायलॉग बॉक्सेस कितने हैं, स्क्रीन्स कितनी है, डेटाबेस के टेबल्स कितने हैं, ये सब काउंट करें। ठीक है, काउंट का मतलब सिंपल, आप एक ऐसे एक्सेल फाइल बना लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, जस्ट लाइक दैट, कि ये रिक्वायरमेंट लिखे हैं इधर। ठीक है, आपने लिखा रिक्वायरमेंट, और उसके बाद आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट 1 का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल मेकिंग लॉगिन पेज, ये लिखा, और इसको आपने कहा ये रिक्वायरमेंट 1 है। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है रजिस्टरिंग यूजर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट 2। ऐसी तरह से आप काउंट कर दीजिए, लिखते जाएं। फीचर्स को यहाँ लिखो, फीचर्स को लिखते जाएं। यूज केसेस यहाँ लिखो, यूज केसेस, ये ऐसे लिखते जाओ। समझ रहे हो? इसी तरह से जब आप ये काउंट कर लोगे तो उसके बाद फिर आप आ जाए मिडिल फेज के ऊपर। जब आप रिक्वायरमेंट फेज पूरा कर लें तो मिडिल फेज में काउंटिंग करें। तो मिडिल फेज के अंदर काउंटिंग होगी फंक्शन पॉइंट्स की, चेंज रिक्वेस्ट की, वेब पेजेस की। काउंट करने से क्या फायदा होगा कि आपको साइज प्रोजेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, काउंट करने से यू विल फाइंड आउट कि टोटल कितने पेजेस बनाने हैं, टोटल कितने स्क्रीन्स हैं, टोटल कितने टेबल्स हैं। तो अगर आपके पास साइज सही आ जाए प्रोजेक्ट का, तो समझ लें कि 50% तो एस्टिमेशन आपने सही कर लिया है। ठीक है, मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि साइज इज द बिगेस्ट फैक्टर इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। साइज अगर सही पता चल जाए तो प्रोजेक्ट आप जल्दी एस्टिमेट और एक्यूरेट एस्टिमेट कर सकते हैं। अच्छा, लेट स्टेज में क्या काउंट होता है? कोड काउंट कर सकते हैं, कितनी लाइनें लिख चुके हैं, कितनी लाइनें अभी लिखनी है, तो यू कैन काउंट लाइन ऑफ कोड। क्लासेस कितने बन चुके हैं, कितने बनाने हैं, क्लासेस को काउंट कर सकते हैं। मेथड्स को काउंट कर सकते हैं। डिफेक्ट्स, एरर्स को काउंट कर सकते हैं, कितने एरर्स आए हैं हमारे पास, कितने करेक्ट किए गए हैं अभी तक। अब इसको पढ़ते हैं, कहता है फाइंड समथिंग टू काउंट, यानी कि वो चीज ढूंढें जो काउंट कर सकते हैं, दैट इज हाईली कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर यू आर एस्टिमेटिंग। तो ये कोरिलेटेड है आपके प्रोजेक्ट की साइज से। ठीक है, कोरिलेटेड का मतलब होता है आप उसके साथ कनेक्टेड है, मतलब ये अगर आपने सही काउंट कर लिया तो ये आपको एग्जैक्ट साइज भी बता देगा प्रोजेक्ट की। लेकिन अगर आपने गलत काउंट किया, या अगर आपके पास काउंट करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है, तो फिर एस्टिमेट साइज जो कर रहे होगे वो मिस्टेकली गलत भी कर सकते हो, तो उसमें एस्टिमेशन एरर भी आएगा आपका। सो इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स डिफरेंट क्वांटिटीज आर मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर्स ऑफ साइज ऑफ प्रोजेक्ट। तो डिफरेंट एनवायरमेंट्स में डिफरेंट तरीकों से साइज काउंट की जाती है। जैसे रिक्वायरमेंट फेज में रिक्वायरमेंट के थ्रू साइज कैलकुलेट होगी, कोडिंग के फेज में लाइन ऑफ कोड के थ्रू साइज कैलकुलेट होगी, मिडिल फेज में फंक्शन पॉइंट के थ्रू, पेजेस के थ्रू, टेबल्स के थ्रू आप लोग उसकी साइज काउंट कर सकते हैं। सो कहते हो लुक फॉर समथिंग यू कैन काउंट। तो प्रोजेक्ट में क्या करें? सबसे पहले प्रोजेक्ट में ये देखें कि क्या काउंट कर सकते हैं आप लोग। सो वट एवर यू कैन काउंट जस्ट डू इट। सो दैट इज मीनिंगफुल मेजर ऑफ द स्कोप ऑफ वर्क इन योर एनवायरमेंट। सो जो चीज आप काउंट कर सकते हैं पहले वो काउंट करें, उसके बाद फिर आप उसकी अकाउंटिंग अपने पास लिखें। सो आपको क्या समझ में आया? 3 पॉइंट्स, इसके 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको मैं रिपीट करता हूँ। कहते हैं फाइंड समथिंग टू काउंट दैट इज अवेलेबल सूनर रादर देन लेटर इन द डेवलपमेंट साइकिल। अगर आप रिक्वायरमेंट फेज में हैं या अगर आप फर्स्ट साइकिल में हैं डेवलपमेंट के, तो जो चीज काउंट हो सकती है उस वक्त वो कर ले काउंट। नेक्स्ट साइकिल में जाने से पहले, सपोज करें आइटरेटिव प्रोजेक्ट है, पहला फेज पूरा हो गया, रिक्वायरमेंट की, डिजाइन किया, कोड किया, टेस्ट किया। ठीक है, चारों फेज पूरे हो गए, पहली साइकिल पूरी हो गई। दूसरी साइकिल स्टार्ट करने से पहले क्या करना है आपने, कि पहले साइकिल में जो जो चीजें काउंट कर सकते हो वो काउंट करो। जैसे नंबर ऑफ लाइंस कितने लिखे, नंबर ऑफ पेजेस कितने बनाए, नंबर ऑफ टेबल्स कितने क्रिएट किए, नंबर ऑफ एरर्स कितने आए, कितने एरर सही किए आपने। जो चीजें काउंट हो सकती है ना वो काउंट करें पहले साइकिल के। तो उससे क्या फायदा होगा, जो नेक्स्ट साइकिल आप लोग बनाएंगे, जो नेक्स्ट वर्जन डेवलप करोगे, उसमें वो डेटा आपको एक्यूरेट एस्टिमेट करने में हेल्प करेगा। सो फाइंड समथिंग टू काउंट दैट विल प्रोड्यूस अ स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल एवरेज। तो जो चीजें काउंट कर सकते हो वो काउंट करो, ताकि इसके बाद
आप उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके मीनिंगफुल एवरेजेस निकाल सको। देखें, एवरेज का मतलब होता है कि आप लोग ये चेक करते हो कि जो आपका आंसर होगा, जो एक्सपेक्टेड आंसर होगा, वो एवरेज नंबर के आसपास होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर एक स्टूडेंट है वो 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में अगर उसके नंबर जो है वो, एक सब्जेक्ट में उसके 60 है, एक सब्जेक्ट में उसके 70 है, एक सब्जेक्ट में उसके 50 है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके चौथे या पांचवें सब्जेक्ट में कितने नंबर आएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस दोनों, आप तीन सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आया ना उसका एवरेज निकाल सकते हो। कैसे? आप तीनों मार्क्स को प्लस करें, 70 प्लस 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3, तो उसका जो एवरेज आएगा, एवरेज से आप ये गेस लगा सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चौथे सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा या पांचवें सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आएगा ना, दैट विल बी नियर टू द एवरेज। ठीक है, एवरेज के आसपास होगा कहीं पर। ये वर्ल्ड वाइड ऐसे ही यूज होता है, एवरेजली डेटा के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, एवरेज डेटा का मतलब यही है कि जो सेंट्रल पॉइंट है आपके डेटा का, उसके आसपास ही कहीं ना कहीं रिजल्ट आपका आ रहा होगा। जरूरी नहीं है कि उसके आसपास हो, थोड़ा दूर भी कभी कभी जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि वो एवरेज के करीब होगा। तो इसलिए ये कहता है कि जो चीज काउंट कर सकते हैं वो काउंट करें, ताकि उसके ऊपर स्टैटिस्टिकली एवरेज कैलकुलेट हो सके। एवरेज से आपको ये फायदा होगा कि आप नेक्स्ट साइकिल में या नेक्स्ट वर्जन में आप एवरेज के आसपास का आंसर निकाल सकते हो। सो अंडरस्टैंड व्हाट यू आर काउंटिंग। सो ये समझ लें कि आप क्या काउंट कर रहे हो। ठीक है, आप साइज काउंट कर रहे हो, आप एफर्ट काउंट कर रहे हो, आप फीचर्स काउंट कर रहे हो, स्टोरीज काउंट कर रहे हो, क्या काउंट कर रहे हो ये नोट करें, उस चीज को अलग से लिखें, मिक्स ना करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि लाइन ऑफ कोड को मिक्स कर दो फीचर्स के साथ, फीचर्स को मिक्स कर दो फंक्शन पॉइंट के साथ। तो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, यू हैव टू मेक क्लियर लाइन अमंग दोस थिंग्स, ताकि काउंट करते वक्त आप उनके बीच में एग्जैक्टली डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन सी चीज काउंट हो रही है। फाइंड समथिंग यू कैन काउंट विथ मिनिमल एफर्ट। वो चीज ढूंढें जो आप काउंट कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के साथ। अगर ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है काउंटिंग में, तो फिर वो सही नहीं है। ट्राई टू काउंट विद वेरी लिटिल एफर्ट, जैसे कि रिक्वायरमेंट बड़ा बड़ा इजीली काउंट हो सकती है, उसके लिए कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। पेजेस काउंट करने हैं तो पेजेस भी बड़े आराम से काउंट हो जाते हैं, कि नंबर पेज 1 लॉगिन का, पेज 2 जो है वो रजिस्ट्रेशन का, पेज 3 जो है वो अपलोड फाइल का, डाउनलोड फाइल का, डिलीट का, अपडेट का। तो जो चीज बिल्कुल आसानी से काउंट हो रही हो ना, उसको काउंट करें पहले, डोंट डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो काउंटिंग के बाद आपको कुछ डेटा इस तरह मिल सकता है, जैसे रिक्वायरमेंट में आपको क्या मिलेगा, एवरेज एफर्ट आवर्स पर रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट। ये देखें, हर चीज के साथ एवरेज लिखा है। इस टेबल में अगर आप चेक करो, एवरेज का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल पॉइंट आप कैलकुलेट करके निकाल रहे हो, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो किसकी, कि एक रिक्वायरमेंट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं हमें। मैं आपको बता रहा था कि जब काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग में आपके पास जो वैल्यूज आएंगी दोज विल बी एवरेज वैल्यूज। और एवरेज में जैसे कि एवरेज एफर्ट आवर्स पर रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट, यानी कि एवरेजली कितना टाइम लगता है एक रिक्वायरमेंट को बनाने में, उसका एवरेज निकाल लें। तो जैसे कि अगर एक बंदे को तकरीबन 5 घंटे लगते हैं एक रिक्वायरमेंट को बनाने में, एवरेज निकालेंगे हम लोग कि एवरेजली वो एक रिक्वायरमेंट में कितना टाइम लगाता है। तो उससे ही फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो बनाएगा वो, तो उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि नेक्स्ट वो एवरेज इतना टाइम लगाएगा। इसी तरह से एवरेज एफर्ट पर आवर रिक्वायरमेंट फॉर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग में वो कितना टाइम लगाएगा एवरेजली। एवरेज आवर्स पर रिक्वायरमेंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करने में कितना टाइम लगा रहा है, कितने घंटे लगा रहा है एवरेज, लेकिन उसका भी एवरेज एफर्ट आवर्स पर रिक्वायरमेंट टू क्रिएट इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स। तो मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स में से इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज ऑल्सो एवरेज उसका निकालना होगा। फीचर्स, फीचर्स में एवरेज आवर्स पर फीचर फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, एक फीचर को बनाने में और उसको टेस्ट करने में कितना टाइम लग रहा है उसका एवरेज निकालेंगे।
इसके बाद एवरेज यूज केस, एक यूज केस को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, एफर्ट कितना लग रहा है उसको, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ यूज केस दैट कैन बी डिलीवर्ड, कितने फीचर्स, कितने यूज केसेस हम डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर्स को, क्लाइंट को एवरेजली, एक महीने में या एक हफ्ते में, ठीक है। स्टोरीज, कितने स्टोरीज हम डेवलप कर सकते हैं एक घंटे के अंदर, ठीक है, पर आवर के हिसाब से, या पर स्टोरी के ऊपर कितने घंटे लग रहे हैं हमारे। एवरेज एवरेज एवरेज, ठीक है, मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज एवरेज के थ्रू यू कैन कैलकुलेट, यू कैन काउंट, और जब वो काउंट हो जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, उनकी काउंटिंग के बाद उनके कंप्यूटेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये काउंट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यूज कंप्यूटेशन टू कन्वर्ट काउंट्स इनटू द एस्टिमेट। दूसरा टेक्निक जो था वो काउंट कंप्यूट था। मैंने आपको पहले टेक्निक बताई काउंट करना, यानी कि जो चीज काउंट हो सकती है उसको काउंट कर ले। उसके बाद जो सेकंड टेक्निक है वो है कंप्यूट करना। कंप्यूट का मतलब है कि आप जो चीजें आपने काउंट कर ली हैं उसकी एवरेज निकालें, ठीक है। एवरेज निकालने का मतलब है कि उन सबको प्लस करें और टोटल नंबर के साथ डिवाइड करें तो आपको एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज मिलने का मतलब है कि आपने उसकी कंप्यूटेशन की है। कंप्यूट करने से आपको क्या फायदा होगा कि वैल्यूज काउंट कंप्यूट हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी, और वो कैलकुलेटेड वैल्यूज जो हैं वो आपको हेल्प करेंगी टू एस्टिमेट नेक्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट या नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और कंप्यूट क्या करने हैं वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि एवरेज नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स, एवरेज फंक्शन पॉइंट्स, एवरेज चेंज रिक्वेस्ट, एवरेज पेज, कितने पेजेस को टाइम लगेगा बनाने में, कितनी एफर्ट लगेगी। सो एवरेज का मतलब कंप्यूट है, ठीक है। टू कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के थ्रू यू जस्ट हैव टू कंप्यूट इट। उसके बाद वी हैव यूज कंप्यूटेशन टू कन्वर्ट काउंट्स टू एस्टिमेट। तो ये कहता है कि आप स्टैटिस्टिक्स यूज करें, कंप्यूटेशंस यूज करें, ताकि आप लोग अपनी जो काउंटिंग की ही आपने वैल्यूज की, यानी कि जो 1 2 3 करके काउंट किया था उन सब के ऊपर स्टैटिस्टिकली एवरेजेस निकालें उसकी, ताकि कंप्यूटेशंस के थ्रू आपके पास एक वैल्यूज आ जाए। से जैसे ये एग्जांपल एक छोटा सा पढ़ते हैं इसको। एग्जांपल ऑफ काउंटिंग डिफेक्ट्स लेट इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लेट में, आखिर में जो डिफेक्ट आए उनकी काउंटिंग में कहता है, वंस यू हैव द काइंड ऑफ डेटा डिस्क्राइब्ड इन द टेबल, you can use that data as more solid basis for creating estimate than expert judgment। तो कहता है जब आपके पास आप एस्टिमेट करते हो और एक टेबल मेंटेन करते हो काउंटिंग करके, और वो जो डेटा आपके पास टेबल में मौजूद होता है ना, उसकी वो बहुत ज्यादा सॉलिड होता है अच्छा एस्टिमेट क्रिएट करने के लिए, बजाय इसके कि आप किसी एक्सपर्ट से जजमेंट कर रहे हैं। सो इफ यू नो दैट यू हैव 400 ओपन डिफेक्ट्स, अगर आपको पता चले कि आपके पास 400 ओपन डिफेक्ट्स हैं, and you know that 250 defects you have fixed so far, uh, have average 2 hours per defect। सपोज करें 250 आपने डिफेक्ट सही किए हैं और आपको 2 घंटे लगते हैं पर डिफेक्ट को एवरेजली। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 250 डिफेक्ट यानी कि 250 डिफेक्ट्स आपने करेक्ट किए हैं, 2 घंटा एक डिफेक्ट के ऊपर एवरेजली लगा है आपको। सो यू कैन नो दैट द 400 अगर आपके पास डिफेक्ट्स हैं तो टोटल कितना टाइम लगेगा। तो क्या करना होगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 1 2 घंटे लगते हैं एवरेजली हमारे पास फिक्सिंग में, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 400 आवर्स लगेंगे एक पूरे 400 बग्स को फिक्स करने में हमारे पास, ठीक है। 800 घंटे लगेंगे यानी कि 800 आवर्स लगेंगे। तो देखें कितना जल्दी फायदा हो जाएगा हमें अगर हमारे पास डेटा होगा, एवरेज डेटा अगर आपके पास मौजूद होगा, तो अगर आपके पास कोई भी चीज कैलकुलेट करनी होगी तो दैट विल बी इजी एंड मोर एक्यूरेट, याद रखिएगा। सो इफ एक और एग्जांपल इसका, एस्टिमेटिंग वेब पेजेस। सपोज करें इफ योर डेटा सेज दैट सो फार योर प्रोजेक्ट हैज टेकन एन एवरेज ऑफ 40 आवर्स पर डिजाइन कोड एंड टेस्ट ईच वेब पेज विथ डायनामिक कंटेंट। यानी कि कहता है कि सपोज करें कि आपके पास 40 घंटे आपको लगते हैं, ठीक है, 40 आवर्स लगते हैं एक पेज को डिजाइन करने में, कोड करने में और टेस्ट करने में एवरेजली, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज टाइम कितना लगता है, 40 घंटे लगते हैं डिजाइन करने में, कोड करने में और टेस्ट करने में एक पेज के ऊपर। तो कहता है कि अगर आपके पास 12 पेजेस हो, इफ यू हैव 12 पेजेस
अगर 12 पेजेस हो तो कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या करेंगे, एवरेज टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम क्या था, 40 आवर लगते हैं एक उसके ऊपर। तो 40 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 12 पेजेस, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 480 आवर्स ऑफ वर्क ऑन द लेफ्ट ऑन द वेब रिमेनिंग पेजेस। तो देखें कितना फायदा हो जाता है जब आपके पास एवरेज डेटा मिल जाता है। तो आप उसको मल्टीप्लाई करें एवरेज को किसी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ, तो आपको टोटल आंसर मिल जाता है। जैसे कि काउंट करके रखें कि कितने यूज केसेस हैं, काउंट करके रखें कितने टेबल्स हैं, काउंट करके रखें कितने रिक्वायरमेंट्स हैं, काउंट करके रखें कितने एरर्स हैं, कितने लाइन ऑफ कोड है। और मैं आपको अगर एवरेज वैल्यू दे दूं, तो यू कैन मल्टीप्लाई विद द एवरेज वैल्यू, तो आपको जो है वो उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, सो ये एक दो एग्जांपल है, इनको पढ़ोगे थोड़ा सा, और जो बुक मैंने आपको कहा है उसको थोड़ा पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीज। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दीज एग्जाम्पल, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है एग्जाम्पल्स में, कहता है देयर इज नो जजमेंट इन दीज एस्टिमेट। इन दोनों में देखे जजमेंट तो यूज ही नहीं किया, दोनों में हमने क्या किया है, बाकायदा कैलकुलेशन किया है कि एवरेजली हमें इतना टाइम लगता है, टोटल इतने पेजेस हैं, तो एवरेज से पता चल जाता है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो ये फायदा है। एक 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 मिनट, इसमें एक्सपर्ट जजमेंट देखें कहीं यूज नहीं हुई। जजमेंट का मतलब होता है कि किसी से पूछें और वो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से जज करके बता दे कोई वैल्यू। सो वी डोंट हैव एनी जजमेंट ओवर हेयर। इसमें ये हुआ है कि हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया है पहले, और उसके बाद जो काउंटिंग की थी, काउंटिंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज वैल्यू को, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो नो नीड टू गेस, नो नीड टू गेट जजमेंट फ्रॉम एनीवन। सो यू काउंट एंड देन यू कंप्यूट, पहले काउंट करें और उसके बाद उसकी कंप्यूट कर लें, तो बेहतर है जजमेंट यूज ना करें। सो दिस प्रोसेस हेल्प यू टू कीप द एस्टिमेट्स, keeps the estimate free from bias that would otherwise degrade the accuracy। तो कहता है कि अगर आप काउंट करके कंप्यूट करेंगे तो फिर आपको एस्टिमेशन में बायस होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वो एक्यूरेसी को डिग्रेड करता है, वो एक्यूरेसी को कम कर देता है। तो बेहतर है कि काउंट करके उसके बाद कंप्यूट करें। सो फॉर काउंट दैट यू ऑलरेडी हैव अवेलेबल, जो चीज पहले मौजूद है उसको पहले काउंट करो, जो बाद में मिलेगी उसको बाद में काउंट करें। जैसे कि डिफेक्ट्स मिले, नंबर ऑफ डिफेक्ट, ठीक है, सच एस्टिमेट सो आल्सो रिक्वायर वेरी लो एफर्ट। और इस ये बहुत आसान भी है। अभी आपको में भी ये लग रहा हो कि ये तो कौन सी नई बात है, काउंट करना कौन सा मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली रिक्वायरमेंट जो एस्टिमेशन की टेक्निक्स हैं उसमें सबसे बेस्ट टेक्निक यही है कि पहले काउंटिंग करें जो चीजें काउंट हो सकती हैं, उसके बाद उनकी कंप्यूटेशन करके एवरेज निकाल लें, ताकि आप बाद में उनके थ्रू एक एस्टिमेटेड वैल्यूज आप दे सकें। और ये बेस्ट सॉल्यूशन यही है। बाकी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स जितनी ज्यादा अप्लाई करोगे उसमें उतने चांसेस हैं कि आप मिस्टेक्स करोगे। सो जजमेंट कब यूज करनी चाहिए, जब आपके पास कंप्यूट करने के लिए कुछ ना हो, जब आपके पास काउंट करने के लिए कुछ ना हो, तो आखिरी रिसॉर्ट यही है कि आप लोग फिर इसके ऊपर जजमेंट यूज करें। सो अवॉइड यूजिंग एक्सपर्ट जजमेंट to tweak an estimate that has been derived through the computation. Such an expert judgment usually degrade the estimate accuracy। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इसने लिखा है कि अगर आपने कोई चीज काउंट की और उसको कंप्यूट कर लिया, उसके बाद किसी किसी से जजमेंट ना करवाएं उसकी। अगर किसी एक्सपर्ट से जजमेंट करवाई ना आपने, तो वो उसको ट्विक करेगा, आगे पीछे करेगा, और वो फिर आपकी एस्टिमेशन की एक्यूरेसी को बिगाड़ देगा। क्योंकि जो आपने कंप्यूटेशन की होगी वो एवरेज वैल्यू के ऊपर की होगी, और जो काउंटिंग की होगी वो किसी न किसी डेटा के ऊपर की होगी, तो उसके ऊपर किसी एक्सपर्ट का जजमेंट की जरूरत नहीं है। सो इफ यू आर यूजिंग एनी जजमेंट, एक्सपर्ट जजमेंट, दैट मीन्स यू आर ट्विकिंग योर एस्टिमेट, and there are chances that you'll make your estimate, you'll degrade your estimate accuracy, और वो फिर सही नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप उसको अपना प्रॉपर वैल्यूज के थ्रू काउंटिंग करें, उनकी कंप्यूटेशंस करें, और जब आपके पास कुछ ना मौजूद हो, कोई डेटा अवेलेबल ना हो, तो फिर आप बेशक जाके जजमेंट एक्सपर्ट से जजमेंट ले लें, और उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, याद रखिएगा। ठीक है, so not good to go for the judgment directly, better to go for the count first, and then later on if you don't have anything available for counting or computation, then you can go for the judgment।
सही है। सो ये चैप्टर यहाँ तक है, जिसमें 3 चीजें मैंने आपको सिखाई हैं आज, कि कंप्यूट करें, काउंट करें, उसके बाद दूसरा कंप्यूट करें, और तीसरा लास्ट में आखिर में जाके जज करें। तो दोबारा ओवरऑल एक मिनट के अंदर मैं आपको इसका जो है ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या सिखाया आपको, कि काउंट करने का मतलब जो चीज़ें काउंट हो सकती हैं उनको काउंट कर लें, और उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा आसानी से जो चीज़ें काउंट हो जाए ना उनको काउंट कर लें। जैसे कि रिक्वायरमेंट को, लाइन ऑफ कोड को, स्टोरीज को, वेब पेजेस को, टेबल्स को, जो चीज़ें काउंट हो जाए ना, सिंपली काउंट दें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि काउंट करने के बाद आप कंप्यूट करें। कंप्यूट का मतलब होता है एवरेज कैलकुलेट करें, कि कितने एक घंटे में कितनी आप रिक्वायरमेंट बना पा रहे हैं, या एक रिक्वायरमेंट के ऊपर कितने घंटे लगते हैं बनाने में, एक पेज को डॉक्यूमेंट करने में कितना टाइम लग रहा है, एक पेज की कोडिंग लिखने में कितना टाइम लग रहा है, या एक पेज के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है आपका, ठीक है, या एक डिफेक्ट को कितना करेक्ट करने में एवरेज टाइम लग रहा है। एवरेज अगर आपको मिल जाएगा तो फिर आप लोग उसकी बाकी रिमेनिंग डेटा के थ्रू, यानी कि काउंट और कंप्यूट दोनों को मिलाकर आप काउंट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा किसी पेज को बनाने में, कितना टाइम लगेगा किसी टेबल को क्रिएट करने में, इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। जब आपके पास कुछ अवेलेबल ना हो, जब आपके पास कुछ भी अवेलेबल ना हो, फॉर एग्जांपल यू डोंट हैव डेटा फॉर द काउंटिंग, यू डोंट हैव डेटा फॉर द कंप्यूटेशन, तो फिर लास्ट में किसी एक्सपर्ट से जजमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो एक्सपर्ट जजमेंट का याद रखें कि एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती, वो वैल्यू या तो अंडर एस्टिमेट कर रहा होगा या तो ओवर एस्टिमेट कर रहा होगा, बिकॉज जजमेंट को लास्ट में यूज करना चाहिए जब कुछ अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर आपके पास डेटा कंप्यूट हो सकता है, काउंट हो सकता है, जो चीज़ पहले मौजूद है उसको काउंट करें, उसमें से कंप्यूट करके एवरेज निकालें, एवरेज निकालने के बाद आप उसकी एस्टिमेशन करें। तो एक और पॉइंट मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो जो साइकिल पूरा हो जाए, यानी कि जो आइट्रेशन पूरा हो जाए प्रोजेक्ट का, तो वही डेटा आप उसकी जो है उठा लें, ताकि उसकी एवरेज कैलकुलेट कर सकें। आप एवरेज जब कैलकुलेट कर लोगे तो आप उससे नेक्स्ट फेजेस की इजीली डेटा कैलकुलेट कर सकोगे। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो दैट्स इट, ये चैप्टर पूरा हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड, आस्क क्वेश्चंस। चैप्टर 7, 6 और 7 दोनों पूरे हो गए। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसमें 2-2 पेजेस के चैप्टर हैं, तो 2-2 3-3 पेजेस के चैप्टर हैं, तो इसलिए ये जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। तो डोंट वरी कि आप ये ना सोचिएगा कि बहुत बड़ा डेटा है, जल्दी सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। असल में वो चैप्टर ही छोटे से हैं, तो इसलिए इतना टाइम नहीं लग रहा। और दूसरा, बुक को जरूर पढ़ें। बुक पढ़ेंगे तो आप ज्यादा चीजों को डिटेल में समझ सकेंगे, कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे आपके। सो चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं, दैट इज कैलिब्रेशन एंड हिस्टोरिकल डेटा। दो चीजें हैं जो कि कैलकुलेट करते वक्त, काउंट और कंप्यूट करते वक्त हमें बड़ी हेल्प करती हैं। तो कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट योर काउंट्स टू एस्टिमेट, यानी कि कैलिब्रेशन करना, यानी कि कैलकुलेशंस करना, ताकि आप अपनी जो चीजें काउंट करके आए हो, अभी जो सिखाया काउंटिंग करना, वो काउंटिंग को एस्टिमेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक ये चीज। दूसरा, लाइन ऑफ कोड को एफर्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और यूजर स्टोरीज को कैलेंडर टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं इसके। तो ये कैलिब्रेशन उसके हवाले से है कि हाउ टू कन्वर्ट योर काउंट्स इनटू द एस्टिमेट्स, ठीक है। और दूसरा इसमें जो होगा वो होगा, योर एस्टिमेट कैन बी कैलिब्रेटेड यूजिंग 3 काइंड ऑफ डेटा। जो कैलकुलेशंस हैं, जो एस्टिमेट्स हैं, उनको 3 तरीकों से आप लोग अपने यू नो 3 तरह के डेटा प्रोड्यूस कर सकते हो। इंडस्ट्री का डेटा, हिस्टोरिकल डेटा और प्रोजेक्ट का डेटा। 3 तरह के डेटा प्रोड्यूस करोगे। कहाँ से प्रोड्यूस करोगे? जो आपने काउंटिंग की है उसमें से, जो आपने कैलकुलेशंस की है उस कैलकुलेशंस के ऊपर इन 3 तरह के डेटा को अप्लाई करते हुए आप अपने एस्टीमेट प्रोड्यूस कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू प्रोड्यूस एस्टीमेट फ्रॉम द काउंट्स, जो काउंटिंग करके आए हो उसमें से, और बाय यूजिंग दीज टाइप ऑफ 3 टाइप ऑफ डेटा। इन तीनों में से जो डेटा आपको मिल जाए ना, वो डेटा उठा लें और उसके ऊपर एस्टिमेट कर लें। ये डेटा है क्या, इसके ऊपर थोड़ा सा बता दूं कि इंडस्ट्री डेटा वो डेटा होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट डेटा वो डेटा होता है जो आपके अपने प्रोजेक्ट का डेटा होता है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसके जो वर्जन्स बन चुके होते हैं वो आपका प्रोजेक्ट डेटा कहलाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अगर एस्टिमेट करता है विंडोज 10 का, फॉर एग्जाम्पल,
तो उसके पास विंडोज 95 का डेटा भी मौजूद है, विंडोज 98 का भी मौजूद है, विंडोज एक्सपी का भी मौजूद है, उसके पास डेटा विंडोज 7 का भी मौजूद है, तो विंडोज 8 का डेटा भी मौजूद है। तो वो क्या कर रहे हैं, ये सेम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, विंडोज ही बना रहे हैं, तो सिमिलर प्रोजेक्ट का डेटा जो होगा वो दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट डेटा। ठीक है, तो उसका वो मोस्ट एक्यूरेट डेटा होता है, क्योंकि वही प्रोजेक्ट होता है और उसके ही वर्जन्स का डेटा आपके पास मौजूद होता है, तो इसलिए वी कॉल इट एज प्रोजेक्ट डेटा। एंड प्रोजेक्ट डेटा की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट आप एस्टिमेट कर रहे हो वो वही प्रोजेक्ट है, सिर्फ उसका वर्जन ही बनना है, तो इट्स मोर एक्यूरेट, तो उसका फायदा ज्यादा होगा आपको। हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा तब यूज करेंगे जब आपका प्रोजेक्ट बना रहे हो, लेकिन उसका वर्जन पहले नहीं बनाया, फर्स्ट वर्जन डेवलप कर रहे हो, तो उसी कंपनी ने दूसरे प्रोजेक्ट जो बनाए होंगे तो वो आपका हिस्टोरिकल डेटा कहलाएगा। ठीक है, उसी कंपनी ने, सेम कंपनी, लेकिन अलग अलग कंपनीज नहीं, सेम कंपनी, सेम कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट जो बनाए उसने, उसका डेटा अगर उठाएंगे तो वो आपका हिस्टोरिकल डेटा है। अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सर डेटा मतलब क्या, डेटा का मतलब मेरा वही है जो अभी सिखाया था, एवरेज घंटे कितने डेवलपमेंट में लग रहे हैं, एवरेज कितने टाइम लग रहा है एक चीज को बनाने में, कितने लाइन ऑफ कोड प्रोड्यूस किए थे, कितने लोगों ने काम किया था, कितने पैसे खर्च किए थे, कितनी स्टोरीज बनाई थी, कितनी रिक्वायरमेंट डेवलप की थी, कितने एरर सही किए थे, ये सब डेटा कहलाता है। ठीक है, एवरेज वैल्यूज जो भी निकाली थी हमने। सो प्रोजेक्ट डेटा भी वही है और ऑर्गेनाइजेशनल डेटा भी वही है। ऑर्गेनाइजेशनल डेटा का मतलब या हिस्टोरिकल डेटा का मतलब आपकी कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट जो आप कर चुके हो उसका डेटा जो मौजूद है, दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल डेटा। इंडस्ट्री डेटा, सपोज आपकी कंपनी बिल्कुल नई है, फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट बना रही है और आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो या ऐसा प्रोजेक्ट आप बना रहे हो जो पहली बार आप बना रहे हो, जो कि आपने पहले कभी प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है वैसा, तो आप इंडस्ट्री से डेटा देख सकते हो, यानी कि दूसरी कंपनीज ने कितने टाइम में बनाया, कितने पैसों में बनाया, कौन से फीचर्स बनाए, उनका डेटा अगर मिल जाता है तो दैट इज योर इंडस्ट्री डेटा। लेकिन सबसे एक्यूरेट कौन सा है, प्रोजेक्ट डेटा, उससे थोड़ा सा कम एक्यूरेट कौन सा है, हिस्टोरिकल डेटा, और उससे भी कम एक्यूरेट डेटा कौन सा है, इंडस्ट्री डेटा। क्योंकि इंडस्ट्री डेटा दूसरों का है, उसकी एक्यूरेसी का आपको पता नहीं है कि वो कितना सही है, आपके पास वो लोग हैं, वो टेक्निक्स है, वो आपके पास टाइम उतना है, आपके पास वो स्किल्स हैं, पता नहीं है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी कम है होगी। हिस्टोरिकल डेटा की एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा होगी इसके मुकाबले में, क्योंकि आपकी कंपनी है, डेटा आपका है, आपको पता है उसके बारे में, देयरफॉर दिस विल बी लिटिल मोर एक्यूरेट देन industry data, but the project data is more accurate than the historical data because similar project है and you are working on the same type of project, similar project, and you're working on the different on the new version, and therefore उसका जो प्रीवियस डेटा होगा वो बड़ा एक्यूरेट होगा, मोस्ट एक्यूरेट होगा, और बेहतर है कि आपके पास प्रोजेक्ट डेटा मिल जाए, तो वो ज्यादा के काम आएगा। सो ये कब अप्लाई करेंगे कैलिब्रेशन, इंडस्ट्री डेटा, एवरेज डेटा, ये अप्लाई करेंगे साइज को एस्टिमेट करते हुए, एफर्ट को एस्टिमेट करते हुए, शेड्यूल को एस्टिमेट करते हुए, फीचर्स को, तीनों पे, चारों के ऊपर एस्टिमेट करने के लिए आप इंडस्ट्री डेटा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल डेटा भी आप चारों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, प्रोजेक्ट का डेटा भी आप इन चारों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। चार चीजें ही होती हैं जो कैलकुलेट करते हैं, साइज, एफर्ट, शेड्यूल, फीचर्स, ये चारों के ऊपर ही आप लोग ये तीनों तरह के डेटा अप्लाई कर सकते हो। प्रोजेक्ट कौन से के ऊपर अप्लाई हो सकती है ये तीनों डेटा, एवरेज डेटा जो है, इंडस्ट्री डेटा कैन बी अप्लाइड ऑन स्मॉल, मीडियम, लार्ज प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा भी आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज पे कर सकते हो, और प्रोजेक्ट डेटा भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज पे कर सकते हो। अच्छा, इंडस्ट्री डेटा शुरुआत में, प्रोजेक्ट के अर्ली स्टेज में और मिडिल स्टेज में अप्लाई कर सकते हो, लेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा आप अर्ली में और मिडिल में कर सकते हो, लेट पे नहीं कर सकते, और प्रोजेक्ट का डेटा जो है आप मिडिल और लेट में अप्लाई कर सकते हो, शुरू में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आइटरेटिव या सिक्वेंशियल, दोनों प्रोजेक्ट्स में, दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स पे आप तीनों तरह के डेटा अप्लाई कर सकते हो। और एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, प्रोजेक्ट डेटा की सबसे ज्यादा है, देखें हाई लिखा हुआ है, और एक ऑर्गेनाइजेशनल डेटा की जो एक्यूरेसी वो मीडियम से हाई तक भी है, और जो इंडस्ट्री डेटा है उसकी एवरेज बिल्कुल लो या मीडियम तक उसकी एक्यूरेसी है। तो क्या सबसे बेहतर कौन सा है, सबसे बेहतर ये है, प्रोजेक्ट का डेटा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रोजेक्ट का डेटा मिल जाए अगर, तो विल बी मोर एक्यूरेट देन द अदर टाइप ऑफ डेटा।
तो use historical data or document fact is negatively correlated with the cost and schedule overrun। तो कहते हैं कि अगर आपके पास हिस्टोरिकल डेटा हो या डॉक्यूमेंटेड डेटा मौजूद हो प्रीवियस प्रोजेक्ट का, लास्ट प्रोजेक्ट जो आप करके कर चुके हैं या जो वर्जन्स बना चुके हैं उसका डेटा अगर मिल जाए आपको, तो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, यानी कि कॉस्ट बढ़ने के और टाइम के बढ़ने के चांसेस आपके पास बहुत कम है। यानी कि ज्यादा चांसेस हैं कि आप सही कॉस्ट बता सकोगे और सही शेड्यूल बता सकोगे, बिकॉज हिस्टोरिकल डेटा आपको हेल्प करता है एक्यूरेट एस्टिमेट करने में। सो ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस दैट इफेक्ट प्रोजेक्ट आउटकम्स, हाउ कॉम्प्लेक्स इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितना मुश्किल है, कैन ऑर्गेनाइजेशनल कमिट स्टेबल रिक्वायरमेंट, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रिक्वायरमेंट के ऊपर कमिट कर सकता है, पॉलिसीज फॉर रिमूविंग प्रॉब्लम टीम मेंबर्स, वो टीम मेंबर्स जो प्रॉब्लम क्रिएटर है उनको निकाल सकती है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल टर्नओवर, ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर क्या है, कितना उनका टर्नओवर है पर ईयर, कैन द टीम कॉन्सेंट्रेट कंप्लीटली ऑन द करंट प्रोजेक्ट, क्या टीम एक प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकती है या अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम जो है उनको काम करना पड़ता है। तो ये क्या चीज है, कहता है इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड अदर बेनिफिट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। एक तो आपको हिस्टोरिकल डेटा से बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी जो प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन होगी वो एक्यूरेट होगी, ठीक है, बेनिफिट मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा हिस्टोरिकल डेटा का आपको, और जितना एक्यूरेट आपके पास एस्टिमेट होगा उतना आपका ही फायदा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं जो प्रोजेक्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं, वो ये है कि प्रोजेक्ट कितना मुश्किल है, ऑर्गेनाइजेशन अपने रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज कर पाती है या नहीं कर पाती, जो जो लोग काम नहीं करते उनको निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती कंपनी, ठीक है, अगर निकाल सकती है तो फिर तो ज्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएटर लोग ऐसे होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को डिले करा देते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर क्या है, उनका इतना कितना प्रॉफिट है, कितना मुनाफा है, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से अगर उनको टर्नओवर ज्यादा होगा तो वो अच्छा उसके ऊपर पार्टिसिपेट कर सकेंगे, कम होगा तो वो कम पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और टीम के ऊपर अगर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है, वो तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर वो फोकस नहीं कर पा रहे तो वो एरर्स और बग्स करेंगे, टाइम ज्यादा लगाएंगे। एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर वो काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा एक्यूरेट प्रोजेक्ट बनाने में उनको फायदा होगा। सो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा आने से क्या फायदा होगा, सब्जेक्टिविटी खत्म होगी और ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा आपका, ठीक है। ये सब्जेक्टिविटी आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्टिविटी और बायसनेस, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिविटी तब इंक्रीज होती है जब आपके पास कंट्रोल नॉब्स ज्यादा हो, तो जितने कंट्रोल नॉब्स ज्यादा होंगे उतने चांसेस आप एरर करेंगे, और जितने कंट्रोल नॉब्स कम होंगे उतने चांसेस हैं कि आप एरर कम करोगे और सब्जेक्टिविटी रिड्यूस होगी। तो सब्जेक्टिविटी को रिड्यूस करने में भी आपको हिस्टोरिकल डेटा हेल्प करता है। हिस्टोरिकल डेटा आपको ये फायदा देगा कि लास्ट टाइम कितने वैल्यू सेट की थी कंट्रोल नॉब्स की, वही वैल्यू आप इसमें दोबारा सेट कर सकते हो। तो फायदा ये होगा कि कंट्रोल नॉब्स की वैल्यू सही सेट कर सकोगे, और सही सेट करोगे तो आपका आंसर सही आएगा उसमें, ठीक है, और जितना सही वैल्यू सेट करोगे उतना ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज आएंगी, उतने आंसर आपके पास करेक्ट आएंगे, ठीक है। आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे उतने ज्यादा आपके पास सही एस्टिमेट करने के चांसेस रहेंगे। सो बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा बहुत ज्यादा फायदा देता है आपको। जो मेन चीज समझने की है इसमें कि हिस्टोरिकल डेटा अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो चांसेस ऑफ एरर कम करोगे, क्योंकि डेटा को देखोगे तो नई एस्टिमेट या नया एस्टिमेट आप सही कर सकोगे, ठीक है। ये इसको पढ़ते हैं, कहता है विद द हिस्टोरिकल डेटा यू कैन यूज सिंपलीफाइंग assumption that the next project will go about the same as the last project। तो अगर हिस्टोरिकल डेटा मौजूद होगा तो आप उसे गैस कर सकते हो, उसे कैलकुलेट कर सकते हो कि नए प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग कितना प्रोडक्ट होंगे और उसके ऊपर हम कितना अच्छा काम कर सकेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट का प्रीवियस डेटा आपको बताएगा कि आपने क्या एरर किए थे, क्या मिस्टेक्स किए थे, वो आप नए प्रोजेक्ट पे नहीं करेंगे, तो आप सही एस्टिमेट सही आप टाइम के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। सो इसको यहाँ तक रखते हैं आज स्लाइड नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे कि एस्टिमेशन जब हिस्टोरिकल डेटा आपके पास मौजूद होता है तो फिर पॉलिटिक्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज के अंदर भी पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स को किस तरह मुंह देना है, किस तरह से उसको रिड्यूस करना है ताकि आप सही एस्टिमेट कर सकें और एस्टिमेशन में एक्यूरेसी ला सकें अपने। सो हिस्टोरिकल डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर और भी ज्यादा एग्जांपल्स हैं इसके, पॉलिटिक्स के अलावा भी हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो कि कल है हमारी। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क।